सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। मैं अमित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस कैंपस की यूट्यूब चैनल पे। तो जी हां, आज जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो सीरीज चला रहे थे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। मतलब कि 5 अप्रैल 2016 का जो आपका एनटीपीसी का क्वेश्चन चल रहा था प्रीवियस वाला, उसी को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि और भी सारे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन हमारा। 5 cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 6 कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री। यही फाइंड करने से सॉल्यूशन करना है, क्या होगा आंसर। देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको मान याद होना चाहिए। 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है। अगर मान याद है फिर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। और इसका पूरा का पूरा एक वीडियो से बना रखे हैं जहां पे पूरा मान हम रटवा दिए हैं। आप देखेंगे आपको तुरंत याद हो जाएगा दिमाग के अंदर। हम आई बटन में डाल देंगे, आप देखिएगा आई बटन में ऊपर में आपको वहां पे लिंक डाला रहेगा, आप वहां देख सकते हैं। इसके बारे में सारा हम डाल रखे हैं वीडियोस ऑलरेडी बना के, तो आप वहां से अच्छे से याद कर सकते हैं मान को। ठीक है, हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए 5 cos स्क्वायर 0 डिग्री। देखिए cos 0 का मान जो होता है वो 1 होता है। cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। और स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1। ठीक है, माइनस 4 साइन स्क्वायर 30। देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2, मतलब हाफ होता है। साइन 30 का मान क्या होता है, तो हाफ 1/2 होता है। और स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, बढ़िया। प्लस 6 कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि साइन का इनवर्स होता है कॉसेक। अब साइन का इनवर्स होता है कॉसेक। अब साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान होता है क्या, 1/√2। अब देखिए 1/√2 होता है किसका, साइन 45 डिग्री का। अब साइन का इनवर्स क्या होता है, कॉसेक। तो इसका इनवर्स होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, √2, क्योंकि ये भी इनवर्स हो जाएगा, है ना। तो ये आप डायरेक्टली दिमाग में सेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो √2 हो जाएगा और स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सॉल्यूशन कर लेना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 माइनस 4, और ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, प्लस 6, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का 2 हो जाएगा। अब ये 4 से 4 कट गया, इधर क्या हो गया, 5 माइनस 1, क्योंकि ये कट गया 1 तो रहेगा ना, प्लस, और 6 दूनी 12, 5 और 12 17, और माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया मेरा, 16। तो हमारा आंसर 16 हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा बना सकते हैं। बस यहाँ पे क्या फंडा था, ये मान याद होना चाहिए। और मान याद करने कुछ नहीं करना है, हमने ऊपर लिंक दे रखा था, आप उसको बस क्लिक करके देख लीजिएगा, आपको याद हो जाने वाला है, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1458 रुपए है। मतलब विक्रय मूल्य मतलब क्या, सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर हम बेचे हैं उसका मूल्य क्या है, 1458 रुपए है। और कहता है इसका क्रय मूल्य 1350 रुपए, मतलब जितना वे खरीदे हैं। तो खरीदे मतलब क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, खरीद मूल्य हो गया 1350 रुपए। देखिए कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, मतलब इतना रुपए में हम खरीदे हैं और इतना में बेचे हैं। पूछता है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। सिंपल सी बात है कि 1350 में हम खरीदेंगे और 1458 में बेचेंगे तो फायदा होगा। तो कितने का फायदा हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है जी, तो देख लीजिए। तो यहां हो जाएगा 8, 5 में 5 गया 0, और 4 में 1 गया तो, सॉरी 4 में 3 गया तो 1, 108, मतलब 108 रुपए का लाभ हो रहा है। लेकिन यहां पे लाभ नहीं पूछा, लाभ प्रतिशत पूछा है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कुछ नहीं, लाभ प्रतिशत बराबर हम फॉर्म लिखवाएं, लाभ बटे क्रय मूल्य, CP × 100%, बस। तो लाभ कितने का हुआ है, 108 रुपए का। क्रय मूल्य कितने का है, तो 1350 रुपए का × 100%। अब देखिए 0 से 0 मेरा क्या हो गया, कट गया। अब देखिए 5 से काटते हैं, तो 5 से 2 बार में 10, फिर 5 से 7 बार में 35, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 से ये 2 बार में, फिर इसको काटते हैं 9 से, तो 9 से काटेंगे कितना, 9 से 3 बार में, और 9 से 1 2 बार में, फिर 3 से कितने बार में, 4 बार में, 4 दूनी 8%। क्लियर फंडा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे द्वारा
कुछ भी बताया नहीं जा रहा है, जो क्वेश्चन आपको पूछा है बस उसी को हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए यहां पे लाभ प्रतिशत निकालना था तो ऊपर लाभ बटे क्रैमुल गुने 100 रखिए। अगर हानि प्रतिशत निकालना होता तो यहां पे हानि बटे क्रैमुल इंटू 100%, बस यहां पे हानि रख देंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, कहता है कि 12 tan थीटा, क्वेश्चन हमारा जो है कहता है 12 tan थीटा बराबर 5 है ना, बराबर 5 हो तो कॉसेक थीटा निकालना है आपको। क्या निकालना है? कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है। देखिए कुछ नहीं यहाँ पे 12 tan थीटा बराबर 5 है, कॉसेक का वैल्यू निकालना है। तो देखिए आपको एक फॉर्म पहले ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, लाल बटा कक्का, याद होना चाहिए, लाल बटा कक्का, बस इसी फॉर्म में बनाना है, याद है ना। लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण किसका होता है? साइन थीटा का। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण किसका होता है? कॉस थीटा का। और लंब बटा आधार किसका होता है? तो टेन थीटा का। मतलब क्या? लंब बटा कर्ण मतलब क्या? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। अब देखिए साइन थीटा का इनवर्स क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। कॉस का इनवर्स क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक का इनवर्स क्या हो जाएगा? सेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। और टेन का इनवर्स क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट का क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, है ना। तो बेस बटे परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये आपका फॉर्म होता है, बस इसी फॉर्म में बनाना है हमको। ठीक है, अब देखिए यहां पे कैसे फॉर्म बनाएंगे। तो टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं 5/12, क्योंकि इंटू तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इधर डिवाइड में हो गया तो हमको मालूम चल गया कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब लंब भी है आधार भी है। तो कर्ण निकाल लेते हैं, क्योंकि कर्ण निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कॉसेक बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण बटे लंब, तो लंब तो हमको मालूम है लेकिन कर्ण नहीं मालूम है, तो कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, कर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? वही पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस लगा लेंगे ऐसे। तो देखिए लंब का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 5, आधार का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 12, और कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस लगाएंगे। तो क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये होता है ना पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 और 144 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 169, और 169 का रूट क्या होगा? 13। मतलब कर्ण क्या आ गया? 13। तो कर्ण का वैल्यू 13 आ गया, बस रख दीजिए यहाँ पे। तो ऊपर क्या होगा? 13, और एल कितना दिया हुआ था मेरा? 5, तो एल का वैल्यू 5। तो कॉसेक थीटा क्या हो गया? 13/5। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, बस देखते जाइए। सारा क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछा गया है 16 का, सब एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे, कहीं भी छूटने वाला नहीं है। तो चलते अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? कहता है यदि एक वृत्त की परिधि 18 पाई सेंटीमीटर है। देखिए एक वृत्त की परिधि ध्यान देना है गौर से। यहाँ पे परिधि, ये वृत्त हो गया, सर्कल, और परिधि क्या होता है? ये बाउंड्री की लंबाई। ये जो दिख रहा है ये बाउंड्री की लंबाई को कहते हैं परिधि, मतलब सर्कमफ्रेंस। तो जो परिधि दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है मेरा? 18 पाई। क्या दिया हुआ है? 18 पाई सेंटीमीटर। और हमसे पूछता है कि वृत्त का क्षेत्रफल, इसका एरिया निकालना है, क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो ध्यान दीजिए परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r, 18 पाई, है ना। देखिए यहाँ पे कि क्षेत्रफल निकालने के लिए रेडियस निकालना जरूरी होगा। तो बहुत सिंपल सा, देखिए पाई से पाई गया, 2 से 9 बार में, मतलब रेडियस कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या निकल गया मेरा। अब त्रिज्या निकल गया, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई r स्क्वायर होता है ना। तो पाई r स्क्वायर होता है। तो हमको मालूम है कि r का वैल्यू मेरा 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सारा पाई में ही दिया हुआ है, इसलिए हमको कुछ करना नहीं है, बस पाई का मान यहाँ पाई रन दीजिए। पाई का मान यहाँ नहीं बैठाएंगे, अगर बैठाना होता तो 22/7 रखते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पाई में ही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, और r का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 9, और 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा क्षेत्रफल निकल गया। देखिए बहुत सिंपल सा। देखिए फॉर्मूला थोड़ा सा दिमाग में सेट होना चाहिए, बस कहीं दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। तो क्लियर फंडा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है क्वेश्चन कि जेड ने 4 वर्ष बाद 10% वार्षिक साधारण ब्याज सहित 10,920 रुपए चुकाए, उसने कितने रुपए उधार लिए थे? बात समझने की जरूरत है यहाँ पे
कि एक आदमी जो जो कर्ज चुकाता है, मतलब कर्ज लिया होगा तभी तो चुकाया होगा, मतलब कुछ प्रिंसिपल उसने लिया होगा, कुछ मूलधन लिया होगा जो मालूम हमको नहीं है, लेकिन 4 साल बाद, टाइम मेरा क्या है 4 वर्ष, 4 साल बाद वो किस रेट से, तो 10% रेट जो है 10% वार्षिक दर से जो चुकाता है, मतलब चुकाता है कर्ज जब भी चुकाएगा, जब भी कर्ज चुकाएगा मतलब कि वो अमाउंट दे रहा है, क्योंकि जो पैसा लिया वो देगा और साथ में जो ब्याज है वो भी चुकाएगा, मतलब अमाउंट चुका रहा है, मतलब अमाउंट का वैल्यू जो दिया हुआ है 10,920 रुपए, मतलब ये चुका रहा है अमाउंट, मतलब इसमें क्या है मूलधन भी और ब्याज भी। मिश्रधन के अंदर क्या होता है, मूलधन और ब्याज दोनों होता है ना। आपको हमने बताया था कि परसेंटेज फॉर्म में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए उसी तरह से सॉल्व करेंगे आसानी से। देखिए यहाँ पे एसआई परसेंट निकालेंगे पहले। एसआई परसेंट कैसे निकलता है, तो आपको मालूम है आर इंटू टी, दोनों गुना कर देते हैं तो क्या निकल जाता है मेरा एसआई परसेंटेज वैल्यू, है ना। तो कितना 40%, और हमको मालूम है कि प्रिंसिपल को हम लोग क्या मानते हैं परसेंटेज में, तो 100%। प्रिंसिपल हमारा क्या होगा 100%। देखिए प्रिंसिपल ही हमको निकालना है ना, कितना धन लिया था वो निकालना है, कितना धन लिया है, मतलब प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है। तो बात समझिए, जिसका वैल्यू दिया वो क्या दिया है, अमाउंट दिया हुआ, मतलब मिश्रधन दिया हुआ है, इसमें क्या होगा मूलधन भी और ब्याज भी। तो मूलधन कितना परसेंट होता है 100%, और ब्याज कितना परसेंट है तो 40%। तो मेरा अमाउंट कितना परसेंटेज हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 140%। यही ना हो जाएगा हमारा कि मूलधन 100% और ब्याज 40%, तो 140% मेरा क्या हो गया मिश्रधन, और उसका वैल्यू में क्या दिया हुआ, वैल्यू दिया हुआ है 10,920 रुपए। और हमसे पूछा है मूलधन, प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल मेरा कितना परसेंट होता है 100% होता है, मतलब 140 का वैल्यू दिया हुआ है, 100 का वैल्यू निकालना है, तो इतना का इतना, तो इतना का कितना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई 10920 इंटू 100 बाई 140। क्लियर फंडा। अब डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कट गया हमारा। अब इसको हम लोग काटते हैं क्या 2 से, तो 2 से 7 बार में, और 2 से इसको काटते हैं तो 5 4 6। अब देखते हैं इसको 7 से काट के, तो 7 7 49, हाँ कट जाएगा, तो 7 से 49 बच गया कितना मेरे पास 5, तो 8 7 56, मतलब 78, और 78 इंटू 100 तो हो जाएगा 7800 रुपए। मतलब उसने कर्ज जो लिया था 7800 रुपए लिया था, लेकिन 4 साल में ब्याज व्याज जोड़ के उसको देना पड़ा कितना 10,920 रुपए। तो देखिए ऐसा डायरेक्टली आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 80। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 80 और ए माइनस बी बराबर बोला है 4, तो ए बी क्या होगा, ए इंटू बी मतलब निकालना, फाइंड करना। देखिए बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले तो आपको पूरा फॉर्मेट सिखा देते हैं, और कुछ हम लोग अप्रोच रूल से भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखेंगे बाद में, पहले हम लोग फॉर्मेट से करते हैं। समझिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 80 देखने की जरूरत है कि अगर हम ऐसा कुछ करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए -2ab आपके मन में सवाल आ गया हो, सर क्यों, कहां से -2ab अपने मन से लिखे हैं, और अपने मन से कुछ तो लिख नहीं सकते, इसको बैलेंस करने के लिए +2ab कर देते हैं बराबर 80। कोई दिक्कत। अब बोलिए -2ab क्यों किए हैं, वो आपको इस स्टेप के बाद मालूम चल जाएगा, है ना। वो थोड़ा समझना पड़ेगा आपको क्या जरूरत है और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसके अनुसार चलना पड़ता है। तो हमने क्या किया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 80 दिया हुआ है, तो हमने क्या किया -2ab अपने मन से किया, अपने मन से किया तो इसको बैलेंस करने के लिए +2ab किए, तो -2ab +2ab कट के फिर वही चीज हो जाएगा, है ना। लेकिन हमको काटना नहीं है, हमको फॉर्म तैयार करना है। देखिए यहाँ पे फॉर्म बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, मतलब क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर तो होता है ना। तो आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा क्योंकि हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab इसलिए किया क्योंकि ये फॉर्म से मेरा क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और जो कि मेरा a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको देखते हुए हमको काम करना पड़ा। बात समझ में आ रहा है ना। अब आगे क्या बच गया +2ab, ये बच गया ना। अब इसको हम लोग बराबर का उधर भेज देते हैं, है ना, या फिर रहने दीजिए यहीं पे, तो +2ab इक्वल टू 80। ठीक है। अब गौर फरमाने की जरूरत है कि a माइनस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4। अब 4 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, +2ab इक्वल टू 80। अब इसको उधर भेज देते हैं, तो 2ab बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस 16, और 2ab इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, तो होने वाला है 4 साथ में गया तो 64, 80 में 16 आएगा 64 बचेगा, और 2 से इसको काट दे कितना बार में कट जाएगा मेरा, ये तो कट जाएगा मेरा 32 बार में। a इंटू बी बराबर क्या हो गया 32। यही तो फाइंड करना था,
a इंटू बी फाइंड करना था, वही तो निकल गया मेरा, है ना। तो देखिए ऐसे तो हम लोग बना ही सकते थे, लेकिन देखिए अप्रोच रूल को भी थोड़ा फॉलो कीजिए, क्योंकि अप्रोच रूल बहुत जरूरत है आपको, और इससे बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए अप्रोच मतलब क्या होता है, हमको अप्रोच करना है कि देखिए दो यहां दिख रहा है कि एक फॉर्मेट ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, तो अगर हम ऐसा कुछ पुट करें यहां पे a और v का वैल्यू हम ऐसा कुछ माने जिससे मेरा स्क्वायर करके जोड़ने पर 80 आ जाए और दोनों को घटाने पर क्या आना चाहिए 4। तो देखिए यहाँ पे हमको दिख रहा है कि अगर a का वैल्यू 8 ले लेते हैं और b का वैल्यू 4, तो 8 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64, और b का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो 64 और 16 कितना होता है 80 होता है। सही जा रहा है। अब फिर अगर यहाँ रखते हैं 8 और माइनस b का वैल्यू क्या दिया 4, और 8 में -4 करें तो क्या आ रहा है 4, मतलब इसके बराबर में आ रहा है। मतलब दोनों जगह सुटेबल हो रहा है, दोनों जब सुटेबल हो रहा है तो फिर हम आगे रख सकते हैं a इंटू बी। ए का वैल्यू 8 था, b का वैल्यू 4, यही ना माने हम लोग, और दोनों का क्या हो गया 8 चौके 32। तो देखिए मेरा सीधे आंसर भी आ गया। तो मतलब ये दोनों जगह फॉलो कर रहा है तो फिर आगे हमारा सही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग अप्रोच करते हैं, मतलब खुद से अप्रोच करके सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए इस मेथड का भी आप लोग यूज करें तो ज्यादा बेहतरीन होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं एक और क्वेश्चन जो हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखेंगे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखने में लग रहा होगा कि कितना टफ टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। देखिए कैसे और क्या कहता समझिए। एक आदमी प्रातः 8 बजे अपनी यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति शुरू करता है। 8 बजे स्टार्ट करता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और वो जो है ना 24 किलोमीटर दूरी गंतव्य स्थान पर पहुंचता है, मतलब जो जहां पहुंचना था वो 24 किलोमीटर सफर करके पहुंच जाता है। 24 किलोमीटर, तो ये दूरी दिया हुआ है और ये मेरा क्या है स्पीड, मतलब चाल दिया हुआ है ना। और स्टार्ट कितना बजे किया है 8 बजे। तो हमसे पूछा यही है कि गंतव्य स्थान पर कितने बजे पहुंचेगा। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यही आपका क्वेश्चन एग्जाम में जब आया होगा ना कंफ्यूज कर रहे होंगे या फिर डर रहे होंगे, लेकिन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा, आप सोच भी नहीं सकते कितना सिंपल है। डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, और हमको टाइम निकालना, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी 24 किलोमीटर है और चाल मेरा 8 है, तो 8 या 24 मतलब 3 घंटा में वो पहुंच जाएगा। और हमसे पूछा कितने बजे पहुंचेगा, तो स्टार्ट कितने बजे किया था 8 बजे, तो 8 बजे स्टार्ट किया है तो 3 घंटा बाद पहुंचा है, मतलब कितना बजे पहुंचा होगा 8 3 11 बजे पहुंचा होगा। देख रहे कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बस वहां पे क्या होता है ना, जब स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है तो हम लोग घबरा जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम प्रैक्टिस जम के करना है, क्वेश्चन देखना है जो प्रीवियस पूछे गए हैं और बेहतरीन से एग्जाम देना हम लोग एनटीपीसी का, है ना। तो यहीं पे आज इसको रोकते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।